क्लास 1 में इतना होमवर्क मिलता है जिसे बच्चा हद से हद 15 मिनट में पूरा कर सके। क्लास 2 में ये बढ़कर आधा घंटा हो जाता है, 3 में 45 मिनट और 4 में ऑफ कोर्स 1 घंटा। क्लास 4 के बाद प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाता है और बच्चों के पेरेंट्स को तय करना होता है कि अब बच्चे को आगे कौन से स्कूल में भेजना है। भारत और जर्मनी के स्कूल में ये सबसे बड़ा फर्क है। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको जर्मन एजुकेशन सिस्टम का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया और यहाँ के डे केयर, किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ से असली पढ़ाई शुरू होती है। प्राइमरी स्कूल के बाद यहाँ सिर्फ हाई स्कूल नहीं होता, कई तरह के स्कूल होते हैं। तो चलिए, जिस स्टेट में डॉइचे वेले का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया, उसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जनरल सेकेंडरी स्कूल, स्पेशल नीड स्कूल, यहाँ कई तरह के मिडिल स्कूल्स हैं और हर स्कूल की अपनी अलग खासियत है। सब्जेक्ट्स इन सब में वैसे ही होते हैं जैसे भारत में, जर्मन, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक। क्लास 10 तक ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हर स्कूल का फोकस थोड़ा अलग होता है। हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे जर्मनी में गिम्नाजियम या जिम्नेजियम कहा जाता है, ये वर्कआउट वाला जिम नहीं है, यहाँ असली पढ़ाई होती है। इस स्कूल का मकसद होता है बच्चों को यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का, यानी ये बच्चे आगे जाकर रिसर्च में जा सकते हैं, इसलिए शुरू से ही इनकी रिसर्च स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसके उलट जनरल सेकेंडरी स्कूल, जिसे जर्मन में हाउप्टशूले कहा जाता है, वहां बच्चों को तैयार किया जाता है 10th के बाद ही वोकेशनल स्कूल में जाने के लिए। यानी आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो आप गिम्नाजियम जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो हाउप्टशूले, इंजीनियर बनने का ख्वाब है तो गिम्नाजियम, टेक्नीशियन बनना है तो हाउप्टशूले। तो क्लास 4 में ही बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस के आधार पर टीचर माता पिता को बता देते हैं कि बच्चा किस स्कूल में सही रहेगा। और परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ टेस्ट रिजल्ट ही नहीं है, पूरे साल बच्चे ने क्लास में इंटरेस्ट दिखाया या नहीं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया या नहीं, सिर्फ टीचर के सवालों के जवाब दिए या खुद टीचर से सवाल भी किए, इस सब के आधार पर स्कूल रिकमेंडेशन देते हैं। हाई परफॉर्मर्स गिम्नाजियम में भेजे जाते हैं, जिनका लर्निंग ग्राफ स्लो दिखता है उन्हें हाउप्टशूल भेजा जाता है, जहां वो क्राफ्ट्समैनशिप सीखते हैं, जैसे बेकरी का काम करना, कारपेंटरी करना या दीवारें पेंट करने का काम, सिलाई बुनाई, हेयर ड्रेसिंग, ये सब यहाँ सिखाया जाता है। और इनके बीच वालों को मिलता है रियालशूले, मतलब रियल स्कूल नहीं, असली स्कूल नहीं, ऐसा स्कूल जो दोनों के बीच में है। यहाँ या तो एवरेज परफॉर्मेंस जाते हैं या वो जो तय नहीं कर पाए हैं कि आगे जाकर पढ़ना क्या है। यहाँ वो बच्चे वोकेशनल की राह पर भी निकल सकते हैं और यहाँ के जो टॉपर हैं वो चाहें तो गिम्नाजियम में शिफ्ट होकर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देंगे तो ही यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, उससे पहले जो भी करेंगे वहां आप वोकेशनल कोर्स की राह पर जाएंगे। इसलिए क्लास 4 में जब रिकमेंडेशन मिलती है तो कई बार माता पिता उससे सहमत नहीं होते। ऐसे में वो कई बार अदालत भी जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वोकेशनल की राह पर जाएं, टेक्नीशियन बने, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाएं। इसके बाद ऐसे भी स्कूल होते हैं जहां एक ही जगह पर गिम्नाजियम और रियालशूले दोनों चल रहे होते हैं। ये होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स, इन्हें जर्मन में गेसाम्टशूले कहा जाता है। इनके अलावा जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होते हैं उनके लिए फ्योडरशूले है, और जो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए हाई आईक्यू वाले स्पेशल स्कूल्स हैं। यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को क्लास स्किप करा दी जाती है क्योंकि वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इस तरह से देखा जाए तो बच्चों को बहुत जल्दी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। इसलिए पेरेंट्स को प्राइमरी स्कूल खत्म होते होते ही बच्चों के लिए स्कूल ऐसे ढूंढना पड़ता है जैसे भारत में कॉलेज ढूंढे जाते हैं। कोई स्कूल साइंस में स्पेशलाइज करता है तो कोई कॉमर्स में। बच्चों को इतनी जल्दी अलग अलग स्कूलों में बांट देना वेल स्ट्रक्चर्ड जरूर लग सकता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए अनफेयर साबित होता है जो बाद में जाकर पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। आप यकीनन ऐसे किसी न किसी बच्चे को जानते होंगे जो प्राइमरी लेवल में कमजोर था लेकिन सीनियर क्लासेस में आकर अचानक से बदल गया। हालांकि जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि यहाँ हर स्टेट में सिस्टम थोड़ा बहुत अलग होता है। तो बर्लिन शहर है लेकिन स्टेट भी है दिल्ली की तरह, वहाँ बच्चों को स्कूल चुनने के लिए 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्राइमरी स्कूल 4 तक नहीं 6 तक चलता है। इंडिया में प्राइमरी स्कूल 5 तक होते हैं, जर्मनी में 4 तक, और बर्लिन उसमें एक एक्सेप्शन है, वहाँ 6 तक। अब ये सारा मैंने आपको अब तक जो बताया है ये जर्मनी के सरकारी स्कूलों के बारे में बताया, जहाँ ज्यादातर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन इनके अलावा यहाँ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, वॉल्डॉर्फ, मॉन्टेसरी, इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल भी होते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, हर एक में नहीं जा सकते। मोटे तौर पर जर्मनी के जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ ज्यादातर मेजॉरिटी जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जैसे भारत में बच्चे क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, वैसे ही यहाँ आबिटूर यानी हाई स्कूल डिप्लोमा की भारत से जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जर्मनी आते हैं उन्हें यहाँ 1 साल स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसे आप क्लास 12 रिपीट करने की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन इस 1 साल के दौरान बच्चों को जर्मन भी सीखनी होती है। 1 साल में इतनी जर्मन की वो एग्जाम दे सके, और 1 साल के एंड में एग्जाम होता है। इसे कहा जाता है स्टूडेंट कोलेग। जो बच्चे मास्टर्स के लिए यहाँ आते हैं उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मास्टर्स के कई कोर्सेज इंग्लिश में भी होते हैं, जबकि अंडरग्रेड कोर्सेज मेनली जर्मन में होते हैं। स्कूल की तरह हायर एजुकेशन भी यहाँ कई तरह के इंस्टीट्यूट्स में बटी हुई है। अगर साइंसेस की बात करें तो यहाँ है जैसे टीयू, जिसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, और फाकहोchschule यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस। इनकी तुलना भारत के आईआईटी से कर सकते हैं। फर्क यह है कि फाकहोchschule सिर्फ इंजीनियर बनाते हैं, जबकि टीयू मैनेजरियल स्किल्स भी देते हैं, यानी कुछ आईआईटी आईएम के कॉम्बिनेशन जैसा है। और पढ़ाई स्कूल की हो या यूनिवर्सिटी की, खर्चा सरकार उठाती है। अगर आपका स्कूल सरकारी है, यूनिवर्सिटी सरकारी है, तो खर्चा भी सरकार का ही होता है। सरकारी स्कूलों में फीस नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए सरकारी यूनिवर्सिटीज में नॉमिनल फीस जरूर ली जाती है, जो कुछ 100 से 200 यूरो के बीच में होती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं तो बात अलग है। ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल, जहाँ 20,000 यूरो साल के खर्चा होता है, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और अब कहाँ कितनी फीस लगती है इसमें जाने का टाइम भी नहीं है। एक और चीज जो जर्मनी में एकदम यूनिक है वो है आउसबिल्डिंग यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। डिपेंडिंग ऑन द जॉब, ये ट्रेनिंग आप स्कूल के बाद भी कर सकते हैं या कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी। स्कूल और कॉलेज से आप थ्योरेटिकल ज्ञान लेकर आते हैं और फिर किसी कंपनी, स्टार्टअप या क्लिनिक में साल 2 साल बिताकर उस थ्योरी को प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। इसे आप इंटर्नशिप जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये इंटर्नशिप से थोड़ा ज्यादा है। आप तजुर्बा भी ले रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और असली जॉब हायरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉइचे वेले को लेते हैं। यहाँ पर 18 महीने की इंटरनेशनल ट्रेनिंगशिप ऑफर की जाती है। आपने कभी ना कभी हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया चैनल्स पर भी इसकी ऐड देखी होगी। ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं जर्नलिज्म में या उसके इक्विवेलेंट किसी कोर्स में। ट्रेनिंग के दौरान वो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करना सीखते हैं, पूरी प्रोडक्शन साइकिल समझते हैं और डॉइचे वेले के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम भी करते हैं। इस आउसबिल्डिंग के बाद वो बतौर एडिटर हायर किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग के अंत में सर्टिफिकेट दिया जाता है जो ना केवल डॉइचे वेले बल्कि जर्मनी के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में वैलिड है। ऐसे ही दूसरी तरह की आउसबिल्डिंग या ट्रेनिंग में भी होता है। आप में से बहुत लोग अक्सर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि डॉइचे वेले के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। तो चलिए, आज मैंने उसका भी डिटेल में जवाब दे दिया। और अगर अब आप ये पूछने वाले हैं कि क्या मैंने भी ऐसे ही आउसबिल्डिंग किया था, तो जी हाँ, मैंने भी DW के साथ अपना करियर इसी तरह शुरू किया था।
तो ये वीडियो जर्मन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की प्रमोशन के लिए नहीं है। आप लोग जानना चाहते थे इसलिए इतना डिटेल में बनाया, 2 हिस्सों में बनाया। अब हर सिस्टम वो चाहे कितना भी सीधा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इस सिस्टम का जो मैंने आपको बताया वो ये है कि यहाँ बच्चों को 10 साल की उम्र से ही अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, जिसकी काफी आलोचना भी होती रहती है। दूसरा, हर स्टेट का अपना अलग अलग सिस्टम है, तो अगर किसी बच्चे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना हो तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर स्टेट की ग्रेडिंग भी अलग होती है, तो यहाँ जिस चीज के लिए आपको 90% मिल रहे हैं हो सकता है दूसरे स्टेट में 85 भी मिल रहे हैं। इंडिया में इसके लिए सोल्यूशन है, इंडिया में नेशनल बोर्ड है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और विदिन सीबीएसई विदिन आईसीएसई जाते हैं तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ इमेजिन करिए कि आप राजस्थान बोर्ड से हरियाणा बोर्ड में जा रहे हैं, जर्मनी बहुत छोटा है भारत की तुलना में, लेकिन फिर भी 16 तरह के अलग अलग हिस्से हैं। और भारत से साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि उन्हें ज्यादातर फाक होक में एडमिशन मिलते हैं, जिससे उन्हें इनिशियली अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन बाद में करियर में वैसी ग्रोथ नहीं मिलती जैसे यूएस में। जर्मनी में पढ़ाई कर चुके स्टूडेंट्स के लिए ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। Job market does seem disappointing at times. I think with the right networks, the right connections, you can definitely navigate the job market pretty well. It depends, because if you ask people who have already got a job, they would give a different opinion, saying that it's really, it's really easy to get a job. But if you ask a person who didn't get a job, they would say that it's really hard to find a job. तो अगर आप हाल फिलहाल में जर्मनी में पढ़ने के लिए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं या कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं और अपने बच्चों के लिए स्कूल खोजने की मशक्कत कर रहे हैं, तो कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस जरूर साझा कीजिए, ताकि वो लोग जो बिल्कुल नए हैं इस सिस्टम में या जो भारत से ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को आपके तजुर्बों से फायदा मिल